हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए जो केमिस्ट्री की हमारी थ्योरी वाली क्लासेस चल रही थी, उसी क्रम में ही हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रेडियो सक्रियता। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी, रेडियो सक्रिय जो किरणें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, किन किरणों का क्या यूज होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले यदि आप सारे लेक्चर देखना चाहते हैं तो आपकी अलग से हमने एमपी वर्ग 2 चयन परीक्षा केमिस्ट्री और बायोलॉजी अलग अलग नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सारी क्लासें प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 37 होगी। इससे पहले आपकी 36 क्लासें हो गई हैं और पात्रता परीक्षा में जो टॉपिक दिए गए हैं उनको वहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से कवर करवाया हुआ है। ठीक है, तो जैसे आपका पहला जो टॉपिक दिया गया था आपके पात्रता परीक्षा के सिलेबस में, वो था आपका पदार्थ। तो आप जब पदार्थ पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत बड़ा ये टॉपिक होता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पदार्थ क्या होता है, एक तो ये, ठीक है, पदार्थ के गुणों से पिछली बार के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखना। पदार्थ के जो गुण होते, क्या पदार्थ में क्वालिटी होती है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताइए कौन सा पदार्थ का एक गुण है या कौन सी एक विशेषता पदार्थ दर्शाता है या नहीं दर्शाता, इस तरीके से। ठीक है, तो भौतिक गुण, रासायनिक गुण। फिर आपको पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ना है। पदार्थ के वर्गीकरण में आपको भौतिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली तो हम 3 प्रकार पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन चौथी और पांचवी अवस्था भी पूछी जाने लगी है। ठीक है, तो चौथी जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा अवस्था मानी जाती है और पांचवी होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। तो इनको हम बहुत डिटेल से और पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी के अलावा अदर ऑथेंटिक बुक्स की थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद रासायनिक आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। वो भी कौन कौन से हैं, तो वो हैं आपके तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो आप जब फिर तत्व पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इनका अलग से अपना वर्गीकरण है। फिर आप जब पूरी आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें आपको 118 तत्व पढ़ने हैं। तो बहुत डिटेल से आपको सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। आपके पदार्थ वाला पूरा टॉपिक कवर करवा दिया है। इसके बाद परमाणु की संरचना वाला टॉपिक कवर करवा चुके हैं। अब जो परमाणु होता है, इसमें आप सोचिए कि जो संसार की प्रत्येक चीज़ होती है वो किससे बनी हुई है, एक पदार्थ है। ठीक है, और वो परमाणुओं से बना हुआ है पदार्थ। तो पूरे पदार्थ की संरचना आपको बताई हुई है। जैसे आपके किस विद्वान ने पदार्थ के बारे में क्या कहा, सबसे पहले जो मॉडल दिया वो किसने दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अब आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, नाभिक क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद आपको आवर्त सारणी वाला टॉपिक तो नहीं दिया है आपके सिलेबस में, लेकिन वहाँ आप देखेंगे टॉपिक दिया गया है धातु अधातु। ठीक है, एक टॉपिक दिया गया है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो बताइए क्या आवर्त सारणी नहीं पढ़नी होगी। आवर्त सारणी सबसे इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री में। यदि आपकी आवर्त सारणी बिल्कुल क्लियर है, कंप्लीट है, तो आप आधी सी केमिस्ट्री तो यहीं से कवर कर ले जाएंगे। यदि आपको पूरे जो 118 तत्व वर्तमान आवर्त सारणी में हम पढ़ते हैं, यदि उनके बारे में आपको जानकारी है तो आपका तत्व वाला टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। और आपके धातु, अधातु, अपधातु जो होते हैं किसकी क्या क्वालिटीज़ है, क्योंकि आवर्त सारणी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए संक्रमण तत्व कौन से हैं, हैलोजन वर्ग किसे कहा जाता है। फिर आपको यौगिक बताए हुए हैं। धातु अधातु की क्वालिटीज़ बताने के बाद आपको यौगिक बताए हैं। जैसे धातुएं जो होती हैं उनके कौन कौन से यौगिक, जैसे हमने सोडियम पढ़ा, ठीक है, मैग्नीशियम पढ़ा, एल्यूमिनियम पढ़ा, तो इनके यौगिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको कवर करा चुके हैं। तो इसीलिए बार बार कहते पिछले लेक्चर ज़रूर देखें, ताकि आपको आगे आने वाले जो टॉपिक्स होते हैं उनमें कहीं पर भी, जैसे हमने पहले आवर्त सारणी पढ़ ली थी, फिर आपको तत्व पढ़ाया, यौगिक पढ़ाया, तो आपको आसानी रही कि आप समझ पाते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पर कहाँ यूज हो रही है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम रेडियो सक्रियता स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर रहेगा। तो थोड़ा सा समझकर चीज़ों को पढ़ना। और आपकी जो परीक्षा है थोड़ा सा डिले हो सकती है और ज़्यादा डिले नहीं होगी। आपके लिए ही यहाँ पर एक फ़ायदा है एक तरफ से, क्योंकि मान के चलिए आपको 15 दिन का अधिक समय मिल जाता है और आप उस 15 दिन में यदि एक बार दोबारा से पूरा रिवीजन कर लेते हैं तो बताइए इसमें आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, तो आपकी जो परीक्षा तो होनी है, ये बात तो बिल्कुल तय है। अब डिले होगी तो 1 महीने डिले होगी और क्या होगा। ठीक है, तो जैसे अगस्त का यहाँ बोल रहे थे और आज ही आप देखना ESB की साइट पर जाकर ANM की जो रूल बुक वगैरह है वो जारी कर दी गई है। तो हो सकता है आपका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको 8 से 10 दिन के अंदर देखने को मिल
जाए, और ये नहीं कह सकते हो सकता कल भी आ सकता, परसों भी आ सकता, कभी भी आ सकता है, ठीक है, कोई इसकी फिक्स डेट नहीं है। तो जैसे ही जब आपका एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर आप थोड़ा सा क्या कहें डिप्रेशन टाइप में चले जाएंगे कि इतना कम टाइम है, कैसे रिवीजन करें, क्या चीज़ें कवर करना है, और आपका जो सिलेबस है वो भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है। अब चेंज यहाँ क्या होगा, आपका आना तो मेन सब्जेक्ट है। अब इस मेन सब्जेक्ट में जैसे अभी हमें ये कन्फर्म नहीं है कि पेडागॉजी पूछी जानी है या नहीं पूछी जानी, और वैसे पेडागॉजी बस समझने की बात होती है, कोई रटना नहीं होता, कोई समझना बस इसमें होता है। और अभी तक आपने यदि वर्ग 3 वर्ग 2 के पिछले एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपकी जो पेडागॉजी है उस पर आपकी अच्छी पकड़ भी होगी, क्योंकि जैसे आपकी साइंस है तो साइंस किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है, बच्चे जो हैं वो वैज्ञानिक होते हैं, फिर इस पर विभिन्न विद्वानों के क्या कथन है, तो कुछ टॉपिक्स यदि पेडागॉजी आएगी तो ये वहाँ पर चैप्टर भी देंगे, तो वो आप समझ लेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, विज्ञान का पाठ्यक्रम में क्या स्थान होता है, एनसीएफ ने क्या विज्ञान के जो है नियम बताए हुए हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, ये चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ों को आप अच्छे से एक बार में ही चीज़ों को अच्छे से कवर करने का प्रयास करना। दोबारा आपको इसी टॉपिक, जैसे आज आपने जो टॉपिक किया है, हो सकता है आपको दोबारा टाइम ना मिले उस टॉपिक को देने के लिए, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को कवर करते चलिए कि बाद में यदि आपको समय भी ना मिले तो आप उसको अच्छे से उसके क्वेश्चन लगा पाएँ, और अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी क्या है, आपने पढ़ा होगा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, परमाणु नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये हमारी क्लास नंबर 37 है, इससे पहले 36 क्लास हैं, उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं। तो देखिए रेडियो सक्रियता, तो देखिए प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व, अब बार बार यहाँ तत्व आ रहा है, प्रकृति में पाए जाने वाले मतलब हो जाएगा प्राकृतिक तत्व, और जो मनुष्य ने बनाए हुए हैं वो क्या होते, संश्लेषित होते हैं, ठीक है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं वो रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा यूरेनियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है। तो देखिए यहाँ कहा गया है कि जो तत्व प्रकृति में, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, मतलब जो प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व हैं वो स्वतः मतलब स्वयं विखंडित हो जाएंगे, अर्थात टूट फूट जाएंगे और अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करेंगे, मतलब ऐसी किरणें जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, उनका उत्सर्जन करेंगे, और ऐसे तत्व क्या कहलाएंगे, रेडियो सक्रिय तत्व। और ये जो पूरी घटना होती है यही रेडियो सक्रियता कहलाती है। इतना बिल्कुल आप समझ गए होंगे, क्या मतलब ऐसे तत्व जो प्रकृति में पाए जाते हैं और जो स्वयं विखंडित होकर कुछ ऐसी किरणों का उत्सर्जन करती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। तो ये घटना क्या है, आपकी रेडियो सक्रिय घटना है या रेडियो सक्रियता है, और ये जो तत्व कहलाते हैं वो रेडियो सक्रिय तत्व हैं। अब देखिए रेडियो सक्रिय जो तत्व हैं इनसे निकलने वाली अदृश्य किरणें ही रेडियो सक्रिय किरणें कहलाती हैं। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए। रेडियो सक्रिय तत्व क्या है, तो रेडियो सक्रिय तत्व क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व जो स्वयं विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो ऐसे तत्व जो विखंडित हो रहे हैं वही क्या हैं, आपके रेडियो सक्रिय तत्व हैं। यह घटना क्या होती है, रेडियो सक्रियता होती है। और ये जो किरणें निकलती हैं अदृश्य क्या कहलाती हैं, तो रेडियो सक्रिय किरणें कहलाती हैं। अब खोज से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कुछ आपके वैसे क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ पर किसका अध्ययन होता है, किसकी खोज किसने की थी, किसका नामकरण किसने किया, ये क्वेश्चन भी आपको थोड़े से याद रखने हैं। तो देखिए रेडियो सक्रियता की खोज सन 1896 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बैकरेल, कहीं कहीं बैकुरल दिया होता, कहीं कहीं बैकरेल दिया है, तो आपको एक ही बात याद रखनी, बैकुरल, ठीक है। तो कब की थी, 1896 ईस्वी में। ये कहाँ के थे, फ्रांस के। इन्होंने हेनरी बैकुरल ने रेडियो सक्रियता का सबसे पहले पता लगाया। अब हेनरी बैकुरल ने क्या पाया कि जो आपका यूरेनियम है, क्या है, यूरेनियम है, यूरेनियम के लवणों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः उत्सर्जित होती हैं। प्रारंभ में इन अदृश्य किरणों को बैकुरल किरणें कहा गया था, इन्हीं के नाम पर। तो सबसे पहले इन्होंने जो तत्व पाया था वो था यूरेनियम, और इन्होंने देखा कि जो यूरेनियम तत्व है वो क्या है, स्वतः विखंडित हो रहा है। क्या हो रहा है, विखंडित, और उससे कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं। तो उन किरणों को इन्होंने उस समय रेडियो सक्रिय किरणें ना कह के इन्होंने क्या कहा था अपने नाम पर, बैकुरल
किरणें कहा गया। ठीक है, तो पूछ सकते सबसे पहले किस तत्व में जो है रेडियो सक्रियता का पता लगाया गया, तो वो था आपका यूरेनियम। अब देखिए सन 1896 में तो इन्होंने क्या किया, रेडियो सक्रियता का पता लगाया। किस तत्व से? यूरेनियम से। अब आगे देखिए सन 1898 मतलब इनके 2 वर्षों के बाद मैडम क्यूरी आई और उनके पति पियरे क्यूरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैडम क्यूरी रेडियो सक्रियता से संबंधित हैं, याद रखना। तो 1898 में मैडम क्यूरी और इनके जो पति थे पियरे क्यूरी, इन्होंने सुझाव दिया था कि जो यूरेनियम है इसके यौगिकों से वैक्यूलर किरणों का निकलना एक परमाणु जनित क्रिया है और यह विशिष्ट गुण यूरेनियम की रासायनिक स्थिति या भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता। तो इन्होंने कहा था कि ये जो यूरेनियम है इससे जो उत्सर्जित किरणें उत्सर्जित हो रही हैं अदृश्य, एक कैसी घटना है, एक परमाणु जनित घटना है। ठीक है, इसका जो है इसमें यूरेनियम में रासायनिक और भौतिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं है। अब देखिए 1898 ईस्वी में ही मैडम क्यूरी और स्मिट्स करके आए, इन्होंने अन्य रेडियो सक्रिय पदार्थों की खोज के क्रम में बताया कि थोरियम धातु के तत्व में भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है। तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया यूरेनियम, जो कि सबसे पहले बताया गया था। फिर उसके बाद में आपकी मैडम क्यूरी आती हैं और उन्होंने बता दिया कि यूरेनियम कैसी घटना है, एक परमाणु जनित घटना है। फिर इन्होंने कहा कि जैसे आपके रेडियो सक्रियता का गुण यूरेनियम में है, उसी तरीके से थोरियम धातु में भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है। ठीक, तो क्या जितने भी तत्व हैं सभी रेडियो सक्रिय हैं? तो नहीं, कुछ ही ऐसे तत्व होते जो रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। और ये रेडियो सक्रियता क्या है? मतलब स्वयं विखंडित होकर क्या करते हैं, अदृश्य किरणों का उत्सर्जन, और यही रेडियो सक्रियता होती है। अब देखिए सन 1898 के बाद सन 1902 ईस्वी में मैडम क्यूरी, उनके पति पियरे क्यूरी ने पता लगाया कि यूरेनियम के खनिज, इसका खनिज जो होता है वो पिच ब्लेंड होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यूरेनियम का खनिज क्या है, या यूरेनियम को किस खनिज से प्राप्त किया जाता, तो वो पिच ब्लेंड है, इसे अयस्क भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, 1902 ईस्वी में मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने पता लगाया कि जो यूरेनियम है इसके खनिज पिच ब्लेंड में यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 4 गुनी अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध है। मतलब जो अयस्क होते हैं जो आपके, उन्हीं से तो आपके तत्वों का जो है निर्माण होता है। तो पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? आपके यूरेनियम का। तो यूरेनियम में जब रेडियो सक्रियता है तो बताइए उसके अयस्क पिच ब्लेंड में कितनी होगी? यही बताया था मैडम क्यूरी और उनके पति ने। क्या बताया कि जो यूरेनियम में रेडियो सक्रियता है उससे 4 गुनी अधिक रेडियो सक्रियता इसके खनिज पिच ब्लेंड में है। इससे स्पष्ट हुआ कि पिच ब्लेंड में यूरेनियम से अधिक रेडियो सक्रिय तत्व उपस्थित है। अब देखिए इस अनुमान के आधार पर वैज्ञानिक जो दंपत्ति थी पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी, इन्होंने अपने कठिन और जोखिम भरे अनुसंधान के फलस्वरूप 1930 ईस्वी में पिच ब्लेंड से रेडियम नामक एक अत्यंत रेडियो सक्रिय तत्व की फिर खोज कर दी थी। ठीक है, रेडियम की। अब देखिए आगे, आज लगभग 40 प्राकृतिक रेडियो सक्रिय समस्थानिक और अनेक रेडियो सक्रिय तत्व भी ज्ञात हैं। अब ये तो हो गई रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रिय किरणें, उसकी खोज वगैरह। अब देखिए रेडियो सक्रियता के प्रकार। तो किसी तत्व के रेडियो सक्रिय परिवर्तन में परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है। अब परमाणु जब आपने पढ़ा होगा, परमाणु का नाभिक पढ़ा होगा। नाभिक क्या होता है? नाभिक के अंदर कौन कौन से आपके मूल तत्व होते हैं, कौन कौन से मूल कण होते हैं, बाहर कौन चक्कर लगाता है, तो आपको आसानी रहेगी और अच्छे से समझने में। तो जैसे कोई तत्व है, उसके रेडियो सक्रिय परिवर्तन में जो परमाणु, ए मान के चलिए परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक है, तो नाभिक का क्या होता है? विखंडन। इसका कारण यह है कि रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। रेडियो सक्रिय जो भी तत्व होगा, जैसे यूरेनियम है, तो इसके परमाणु कैसे होंगे? अस्थायी होंगे, मतलब गतिशील रहेंगे, इधर उधर घूमते फिरेंगे। ऐसे परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अत्यधिक रहेगी। तो पता है आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं? आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहा होता है। अब देखिए रेडियो सक्रियता 2 प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक रेडियो सक्रियता और एक होती है कृत्रिम।
तो प्राकृतिक में देखिए रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु के नाभिक स्वतः विखंडित होकर अन्य तत्वों के परमाणु में परिवर्तित होते रहते हैं। मतलब इनमें कोई मनुष्य का योगदान नहीं होता। जो प्राकृतिक होते हैं तत्व वो स्वयं विखंडित होते रहते हैं और अन्य तत्वों के परमाणु में परिवर्तित होते रहते हैं। यह क्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है तथा इसमें रेडियो सक्रिय किरणों का उत्सर्जन होता है। इसे प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहते हैं। इसमें कौन आ जाएगा आपका यूरेनियम, रेडियम, थोरियम आदि तत्वों का विखंडन स्वयं होता रहता है। अतः इन तत्वों में पाई जाने वाली रेडियो सक्रियता प्राकृतिक रेडियो सक्रियता है। तो वैसे क्वेश्चन रेडियो सक्रियता पर पूछेगा और यदि थोड़ा सा डीप में जाएगा तो पूछ लेगा कि जो आपके यूरेनियम, रेडियम या थोरियम है इसमें किस प्रकार की रेडियो सक्रियता है, या फिर कहेगा जो प्राकृतिक रेडियो सक्रियता है उसका जो उदाहरण है वो कौन से तत्व हैं। तो यूरेनियम है, रेडियम, थोरियम। और क्यों है प्राकृतिक रेडियो सक्रियता? तो क्योंकि इनमें स्वयं जो है विखंडन होता रहता है और अन्य परमाणु के नाभिक में परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगली है कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई तत्व कृत्रिम तरीके से किसी ज्ञात तत्व की रेडियो सक्रियता समस्थानिक में परिवर्तित किया जाता है। मतलब उसमें मनुष्य जो है वो अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करके और फिर इसको अन्य तत्व में परिवर्तित करेगा। तो इस प्रक्रिया में उस तत्व पर तीव्र वेग वाले जो कण होंगे, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा कण है, इनका प्रहार किया जाता है। तो वो कृत्रिम रेडियो सक्रियता होती है। अब जो रेडियो सक्रिय किरणें हैं, रेडियो सक्रिय किरणें जो हैं आपको अल्फा, बीटा और गामा पढ़ना है। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका आकार पूछ लेता है, कहाँ पर कौन सी किरणें यूज होती हैं, किन किरणों की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो मोस्टली जो है इम्पोर्टेंट रहेगा आपको रेडियो सक्रिय किरणें। तो रेडियो सक्रिय किरणें क्या है? रेडियो एक्टिव रेस, रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाली जो रेडियो सक्रिय तत्व हैं या जो पदार्थ हैं, इनसे निकलने वाली जो अदृश्य किरणें जो हमें दिखाई नहीं देती, इनको देखने के लिए किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इन किरणों को ही रेडियो सक्रिय किरणें कहते हैं। अभी आपको बताया था। अब देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाली इन किरणों को रदरफोर्ड ने सन 1902 ईस्वी में चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित करने पर पाया कि कुछ किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर मुड़ती हैं और कुछ किरणें धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं, और कई किरणें ऐसी होती हैं जिन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता और वो सीधे गमन करती हुई निकल जाती हैं। तो आपने देखा होगा जो रदरफोर्ड हैं, इन्होंने अल्फा कणों की बौछार की थी, इन्होंने परमाणु मॉडल दिया था नाभिकीय, जो आपका नाभिक के बारे में जो नाभिक की खोज की वो रदरफोर्ड ने। तो आपने देखा होगा, ये आपको बताया हुआ था जब हम परमाणु संरचना पढ़ रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि कुछ किरणें तो आपके ऋण ध्रुव की ओर मुड़ेंगी, कुछ धन ध्रुव की ओर मुड़ेंगी, और कुछ किरणें ऐसी होंगी जो सीधी गमन कर जाएंगी। तो यही जो है इसकी सारी जो रेडियो सक्रिय किरणें हैं, इसकी यदि खोज पूछता है तो आपको रदरफोर्ड बताना है। ठीक है, अब देखिए रदरफोर्ड ने इन किरणों को क्रमशः क्या कहा? अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बताइए जो आपकी कौन सी किरणें हैं जो विद्युत क्षेत्र में गमन करते समय विद्युत किरणें जो हैं वो ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं, कौन सी किरणें धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं, कौन सी किरणें सीधे गमन करती हुई पार कर जाती हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये 3 प्रकार की इन्होंने किरणें बताई, अल्फा, बीटा और गामा किरणें। अब रेडियो सक्रिय किरणों के गुण देखेंगे हम कि गामा किरणों में क्या गुण है, अल्फा में क्या गुण है और बीटा में क्या गुण है। तो सबसे पहले हम अल्फा किरणों के गुण पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपको याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल पूछा ही जाना है। तो देखिए अल्फा किरणें, ये किरणें अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों की बनी होती हैं और विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर मुड़ती हैं। तो याद रखना, बनी किससे हैं? अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों से, और विपरीत कणों की ओर मुड़ेंगी, मतलब ऋण आवेशित यानी ऋण ध्रुव की ओर ये मुड़ जाएंगी। ठीक है, प्रयोग के आधार पर पाया गया है कि अल्फा कण वस्तुतः द्विआवेश युक्त हीलियम आयन है। इसकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुनी अधिक है। ये याद रखिए, मात्रा कितनी है? हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुनी अधिक है।
अत्यंत तीव्र वेग से रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक से बाहर निकलती हैं। इसका वेग प्रकाश के वेग का कितना है, तो 1/10 भाग है। ये आपको तीनों के याद रखने हैं कि किसका जो वेग है वो प्रकाश के वेग का कितना है, तो अल्फा कणों का कितना है, 1/10 भाग है। हीलियम जो है इनकी जो मात्रा है वो हाइड्रोजन परमाणु से कितनी गुनी है, 4 गुनी अधिक है। मूर्ति कहाँ है, ये होती तो अत्यंत सूक्ष्म धनावेशित कणों से बनी होती, लेकिन मूर्ति कहाँ है, ऋण ध्रुव की ओर। अगला देखिए, इन कणों का जो द्रव्यमान है अर्थात भार है अधिक होता है और इस कारण इनकी गतिज ऊर्जा भी अधिक रहेगी। ये क्वेश्चन बनते हैं किसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो इनका जो द्रव्यमान अर्थात भार जो होता है वो अधिक होता है और इनकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है। इन किरणों को किसी गैस से होकर प्रभावित करने पर ये आयनित कर देते हैं। अधिक द्रव्यमान होने के कारण इनकी जो वेधन क्षमता है वो कम होती है। तो देखिए, द्रव्यमान अधिक है तो गतिज ऊर्जा अधिक रहेगी, लेकिन द्रव्यमान अधिक होने से वेधन क्षमता इनकी कम रहेगी। 0.1 मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की एक पत्थर इन्हें रोक सकती है। ये किरणें जीव कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। तो इतने फैक्ट याद रखेंगे अल्फा कणों के बारे में। अब बीटा देखिए, बीटा कणें क्या हैं, तो ये बनी किससे हैं, ऋण आवेश युक्त अत्यंत सूक्ष्म कणों से ऋण आवेश से बनी है और मुड़ेंगी कहाँ पर, तो विद्युत क्षेत्र के धन ध्रुव की ओर मुड़ेंगी। ठीक है, अब देखिए इन कणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात जो है E/m कैथोड किरणों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के समान है और ये किरणें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह हैं। इन किरणों का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु का वो कितना था, 4 गुना, और ये कितना है, तो 1/1840 होता है। इन कणों का वेग प्रकाश के वेग का वो कितना था, अल्फा कणों का 1/10 और यह है 9/10वां भाग, अर्थात इनका वेग अल्फा कण के वेग का 9 गुना है। इनकी गतिज ऊर्जा अल्फा कणों से बहुत कम है, उसकी अधिक थी क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक था, लेकिन इसका जो गतिज ऊर्जा है वो अल्फा कणों से बहुत कम है क्योंकि इनका द्रव्यमान कम होता है। तो याद रखना, जिन किरणों का द्रव्यमान अधिक उनका वेग अधिक होगा और जिनका कम उनका जो है जिनका यहाँ पर गतिज ऊर्जा कम होगी वो उनका द्रव्यमान कम रहेगा। गतिज ऊर्जा के कारण इनकी आयनन क्षमता अल्फा कणों से कम रहेगी। उच्च वर्ग और कम द्रव्यमान होने के कारण भेदन क्षमता उनसे अधिक होगी, 100 गुनी अधिक रहेगी अल्फा कणों से। तो पूछता है क्वेश्चन, बताइए वो कौन सी रेडियो सक्रिय किरणें हैं जिनकी वेधन क्षमता अल्फा कणों से 100 गुनी अधिक होती है, तो वो आपकी बीटा किरणें हैं। इनको रोकने के लिए 0.01 मीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर आवश्यक होती है। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। जिंक सल्फाइड और बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड में स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। इनकी गतिज ऊर्जा कम होने के कारण इन किरणों में जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड जैसे लवणों में स्फुरदीप्ति उत्पन्न करने की क्षमता ना के बराबर होती है। किसी विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने पर ये धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं, किंतु अल्फा किरणों की अपेक्षा इनका विचलन अधिक रहेगा। इन किरणों में जीव कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता रहती है। अगली हैं गामा किरणें। तो ये किरणें उदासीन रहती हैं, विद्युत की उदासीन हैं और विद्युत क्षेत्र में गमन करते समय ना तो धन ध्रुव की ओर मुड़ेंगी ना ही ऋण ध्रुव की ओर, बल्कि ये विचलित नहीं होती, सीधी निकल जाती हैं। ये किरणें अति लघु तरंग धैर्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। यह किरणें कणों की नहीं बनी होती, इनका वेग प्रकाश के वेग का बराबर। तो पूछता है बताइए कौन सी रेडियो सक्रिय किरणें हैं जिनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है, तो वो है आपकी गामा किरणें। इनकी मात्रा शून्य होती है तथा गामा किरणें अदृश्य प्रकृति वाली होती, दिखाई नहीं देती हैं। अति उच्च वेग से गतिशील होने के कारण गामा किरणों की वेधन क्षमता अल्फा और बीटा कणों से सबसे अधिक रहेगी। द्रव्यमान नहीं के बराबर होने के कारण फोटोग्राफिक प्लेट और जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इन किरणों में जीव कोशिकाओं को नष्ट करने की शक्ति रहती है। गतिज ऊर्जा का मान बहुत कम होने के कारण इन किरणों में गैसों में आयनित करने की क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अल्फा, बीटा और गामा किरणों के गुण, और इनमें अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, किनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती, किनका द्रव्यमान अधिक होता है, किसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है, प्रकाश के वेग से अधिक है, 1/10 है, किसका वेग प्रकाश के वेग का 9/10 या 9वां भाग है। कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रेडियो सक्रियता की इकाई और अन्य सारी चीज़ें, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन वगैरह अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यदि यहाँ पर कोई भी आपका डाउट बने तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ लेना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।